इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आपके सामने मौजूद, जहां पर बिहार में भाजपा को चक्कर घिन्नी की तरह घुमाने वाले सीएम नीतीश कुमार ने अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ में शपथ ले लिया है। लेकिन भाजपा के नेता अभी भी चकमा खाकर होश गंवा बैठे हैं दोस्तों। इसीलिए भाजपा सरकार पलटने के लिए फिराक में बैठी है और अपने एजेंट को हटाने को तैयार नहीं है। बताएंगे आपको क्या है ये पूरी अपडेट दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी को लेकर बड़ा सर्वे सामने आया दोस्तों। बताएंगे आपको विपक्ष ने सड़कों से लेकर संसद तक महंगाई को लेकर मोर्चा खोला है और सर्वे में भी हुए हैं बड़े खुलासे। मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर महंगाई के साथ साथ अन्य मुद्दों को बताया गया है। बताएंगे क्या है ये बड़ी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कट्टरवादी हिंदू संगठन के लोगों ने रुकवाई आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जिसके बाद सिख समर्थकों ने फिल्म का समर्थन करते हुए चलवा दी फिल्म दोस्तों। बताएंगे आपको किस तरीके से घमासान मचा है। और एक और बड़ी खबर की तरफ रुक करेंगे, जिसमें श्रीकांत त्यागी को तगड़ा झटका लगा है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि बिहार की सत्ता भाजपा के हाथ से चली गई है, बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है और कहीं न कहीं सरकार तोड़ने के लिए कोशिशें करती रहेगी। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि बहुमत साबित होने तक क्या महागठबंधन को सचेत रहना चाहिए और सचेत रहने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में भाजपा की सरकार गिरने के बाद अभी तक भाजपा को या तो होश नहीं आया है या फिर कोई बड़ी साजिश करने के फिराक में है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन में विधानसभा स्पीकर का पद बीजेपी को दिया गया था, क्योंकि भारतीय कानून में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के तहत स्पीकर के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी विधायक को दल बदल कानून के तहत सस्पेंड कर सकता है, उसकी सदस्यता छीन सकता है। इसलिए स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सीएम के तौर पर शपथ ले लिया है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ने अपना इस्तीफा नहीं दिया है, जिसके बाद महागठबंधन के नेताओं ने एक साथ मिलकर स्पीकर को अल्टीमेटम देते हुए 24 घंटे में इस्तीफा सौंपने के लिए कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए स्पीकर यानी विजय सिन्हा ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। और इस मामले पर महागठबंधन के वरिष्ठ नेता एक बार फिर से एकजुट हुए और विधानसभा स्पीकर को हटाने के लिए महाभियोग चलाने के लिए इस प्रस्ताव को लेकर विधानसभा के सचिव के पास पहुंचे और विधानसभा के सचिव ने प्रस्ताव पर साइन कर दिया है। और 15 दिन के बाद ये प्रस्ताव विधानसभा के अंदर आएगा और इस पर वोट कराया जाएगा। और अगर वोट बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है दोस्तों, तो स्पीकर को पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन 15 दिन का समय कानून के तहत लिया जाता है, तो स्पीकर को 15 दिनों तक नहीं हटाया जा सकता। और यही बड़ा मामला है, जिसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी अपना स्पीकर नहीं हटाकर कहीं न कहीं राज्य के अंदर खेला करने की तैयारी कर रही है। हालांकि महागठबंधन के सारे वरिष्ठ नेता इस मामले को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने भी लगभग 15 दिन के बाद ही बहुमत साबित करने का फैसला लिया है दोस्तों। दरअसल एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर शहीद दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन शहीद दिवस कार्यक्रम के दौरान महागठबंधन सरकार की ओर से आउट कर दिए गए विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। बिहार के अंदर विधानसभा में गुरुवार को शहीद दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी नहीं लगाई गई थी, जिसके चलते शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा के अध्यक्ष को उल्टे पांव लौटना पड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और महागठबंधन के कई नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया गया था, नमन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष यानी बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा के इस तरीके की बेइज्जती की गई है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि महागठबंधन चाहता है कि स्पीकर अपने आप इस्तीफा दे दे, लेकिन बीजेपी का ये स्पीकर इस्तीफा देने को तैयार नहीं है दोस्तों। कहीं न कहीं सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच में किस तरीके की बहसबाजी देखने को मिली थी और बीजेपी गठबंधन टूटने का ये एक बड़ा कारण भी बताया जाता है। और ऐसे में देखते हैं स्पीकर कब अपना इस्तीफा देते हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर नरेंद्र मोदी को लेकर देश की जनता इतनी नाराज है दोस्तों कि गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेकर सर्वे करा लिए जाते हैं कि देश के अंदर क्या समस्याएं हैं। ऐसा एक सर्वे करा लिया गया है दोस्तों, जिसके नतीजे बीजेपी की नींद उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि देश के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है, तो जनता 27% महंगाई से पीड़ित बता रही है। 25% लोगों का कहना है कि बेरोजगारी उनके लिए सबसे बड़ी सबसे प्राथमिक समस्या है। वहीं पर 7% लोगों का मानना है कि गरीबी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि 6% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी समस्या है। वहीं पर कृषि संकट को 6% लोग और 3% लोग धार्मिक टकराव को सबसे बड़ी संकट बता रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं दोस्तों। आपको बता दें कि लगातार जो भी सर्वे कराए जा रहे हैं, बीजेपी की इस तरीके से पोल खोल दी जा रही है। वहीं एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों, तो आमिर खान की फिल्म को केवल इसलिए बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि तथाकथित तौर पर पीके फिल्म के अंदर हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि देवी देवताओं को अपमानित किया गया, जिससे उनकी नाराजगी है। हालांकि दोस्तों आमिर खान के कुछ ऐसे बयान सामने आए जो मोदी सरकार के लिए ठीक नहीं, सूट नहीं करते हैं और यही बड़ा कारण है विरोध करने का। लेकिन हिंदू विरोध बताकर बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि हिंदू संगठन जहां पर देवी देवताओं का अपमान बता रहे हैं और आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध कर रहे हैं, वहीं पर एक सिख कैरेक्टर पर आधारित ये फिल्म है दोस्तों, जिसके कारण सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में एकजुट होकर विरोध कर रहे हिंदू संगठनों
संगठनों से भिड़ गए और इस फिल्म का समर्थन करने लगे। ये बड़ी अपडेट पंजाब से निकलकर सामने आई है, जहां पर जलंधर के अंदर एक्टर आमिर खान की फिल्म के समर्थन में बड़ी संख्या में सिख संगठन के लोग आए और आमिर खान की फिल्म चलवाई है। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की माने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्ष का काला कपड़ा पहनना, जबकि विपक्ष और पूरे देश की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि विपक्ष ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। आप लोग को पता होगा कि 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी ने किस तरीके से प्रचंड विरोध किया था। पूरे दिल्ली भर के अंदर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कें जाम कर दी थी और काला कपड़ा पहनकर विरोध जाहिर किया था। यही बड़ा कारण था कि नरेंद्र मोदी को एक हफ्ते के बाद बयान देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि काला कपड़ा पहनकर काला जादू किया जा रहा है, यानी प्रधानमंत्री ने पूरा इलॉजिकल बयान दिया दोस्तों। लेकिन गनीमत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की गोदी मीडिया प्रधानमंत्री के शब्दों को ब्रह्म वाक्य समझकर छोड़ देती है और इसके पीछे बड़े कारण भी है दोस्तों। वहीं अगर 2013 से पहले की मीडिया होती तो आज नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं को सामने आकर माफी मांगना पड़ता इस तरीके के बेतुके बयान पर, यानी देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और नरेंद्र मोदी काला जादू वाले बयान दे रहे हैं इतने बड़े पद पर बैठने के बाद। और ऐसे में दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त के तर्ज पर 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक पूरे देश भर के अंदर विधानसभा क्षेत्रों के मंडियों और बाजारों के अंदर जगह जगह महंगाई चौपाल लगाने वाली है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोदी सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ 5 अगस्त को जिस तरीके का प्रचंड विरोध दिल्ली के अंदर किया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी काला जादू करने लगे, उसी स्कीम को पूरे देश भर के अंदर लागू की जाएगी, उसी तरीके का विरोध किया जाएगा और पूरे देश भर के अंदर विधानसभाओं के अंदर जो मंडियां लगती हैं, जो बाजारें लगती हैं, जहां पर महंगाई का सबसे ज्यादा असर होता है, उन इलाकों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी सरकार के खिलाफ महंगाई चौपाल लगाई जाएगी। जगह जगह लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, जन भावनाओं को एक साथ में लेकर आएंगे, एक राष्ट्रव्यापी विरोध किया जाएगा और काला जादू वाला नरेंद्र मोदी बयान दे रहे हैं। धीरे धीरे इनको महंगाई को मुद्दा मानकर कम से कम बयान जरूर देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इसलिए पूरी तरीके से तैयार नजर आती है। एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर और गनर लेकर अपने साथ में घूमने वाला गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने महिला से मारपीट और दुर्व्यवहार मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 420 धारा के तहत और अन्य मामलों में उसकी गिरफ्तारी की गई थी। 16 अगस्त को एक बार फिर से कार्रवाई पर सुनवाई होने वाली है। देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन सामने आता है। इसी के साथ में दोस्तों समाजवादी पार्टी के एक नेता राम गोपाल यादव की तरफ से गुपचुप मुलाकात की गई थी मुख्यमंत्री से और मीडिया में इक्के दुक्के जगह इस बात को हाईलाइट किया था और यही बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी नाराज है दोस्तों। मुजफ्फरनगर के अंदर सपा के एक कार्यकर्ता ने पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव का पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राम गोपाल यादव की मुलाकात पर सपा के पूर्व नगर के मीडिया सुजाता राणा ने अपना विरोध जाहिर किया है। इसके चलते राणा ने महावीर चौक पर राम गोपाल यादव का पुतला फूंका है। आरोप है कि राम गोपाल यादव जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले तो इस दौरान उन्होंने पत्र देकर सिर्फ यादवों के उत्पीड़न की बात की। सुजाता राणा का आरोप है कि पत्र में पूर्व मंत्री आजम खान और विधायक नाहिद हसैन तक का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि ये दोनों प्रदेश के अंदर योगी सरकार की उत्पीड़न का सबसे ज्यादा शिकार नेताओं में से एक है। कुल मिलाकर दोस्तों राणा ने आरोप लगाया है कि सपा के नेता उत्पीड़न को अपने हिसाब से कैटेगराइज कर रहे हैं। इस विरोध पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो जेडीयू से अलग होने के बाद राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुमत जुटाना सबसे डिफिकल्ट हो चुका है दोस्तों। 245 सदस्यीय राज्यसभा में बीजेपी के सिर्फ 91 सांसद है, 2 निर्दलीय, 4 AIADMK सदस्यों समेत कुल मिलाकर बीजेपी के 110 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जबकि कोई भी बिल पास कराने के लिए कम से कम 123 वोटों की आवश्यकता होती है। जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन टूटने के बाद एनडीए की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब राज्यसभा में एनडीए की क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। हालांकि लोकसभा में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, इसलिए बीजेपी को महत्वपूर्ण बिल पास करने में आसानी होगी। वहीं पर राज्यसभा में समर्थन के लिए बीजेड और वाईएसआर कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर अधिक निर्भर रहना होगा। जेडीयू के राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 16 सदस्य हैं। हालांकि निचले सदन में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। 245 सदस्यीय राज्यसभा में बीजेपी के पास 91 सांसद है, 2 निर्दलीय, 4 AIADMK, कुल मिलाकर भाजपा के 110 के आसपास समर्थक हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन किसी भी बिल या कानून को पास कराने के लिए 123 वोटों की जरूरत पड़ती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो जनता दल यूनाइटेड से समर्थन मिल जाता था और आसानी से वो अपने बिल को पास करा लेते थे। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पास खुद में कोई मेजोरिटी नहीं है और इसीलिए अब बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस की तरफ बीजेपी को देखना पड़ेगा, खासकर राज्यसभा के अंदर बिल पास कराने के लिए। एक और बड़ी अपडेट की माने तो झूठ बोलने की कला मोदी जी और बीजेपी को आती है। एनडीटीवी से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आपका दूसरा टर्म किस तरीके का होगा, ये सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने काफी कुछ सीखा है, स्थितियां अलग है, बिहार के लोग हमें सत्ता में चाहते हैं, हम वापस आ गए हैं, इस बार भी जनता की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप काम करेंगे, बेहतर काम करके दिखाएंगे। वहीं पर काला जादू जैसी अंधविश्वास की बात करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराना बंद करिए। राहुल गांधी ने
बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध बड़ा ही बेतुका और इलॉजिकल बयान दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोग कितना भी झाड़ फूक काला जादू कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं हो पाएगा। यानी इस बात का कोई तर्क ही नहीं है जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। बिल्कुल इलॉजिकल, बिना सर पैर का बयान है दोस्तों। जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती है, बेरोजगारी नहीं दिखती है, अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसी अंधविश्वास की बात प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा नहीं देता। ये देश के अंदर प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराता है। देश को भटकाना बंद करिए प्रधानमंत्री जी, जनता के मुद्दों पर जवाब देना ही पड़ेगा। 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के विरोध के बाद अब 17 अगस्त को एक बार फिर से करेंगे प्रचंड विरोध पूरे देश भर के अंदर। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है दोस्तों कि भाजपा को जिस चीज से ज्यादा दर्द हुआ है उसी दर्द को और खुरेदा जाएगा और महंगाई के मुद्दे पर प्रचंड जन विरोध किया जाएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के हल्ला बोल अंतिम रूप लेगी रामलीला मैदान में। यानी दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर देश भर के अंदर जो महंगाई चौपाल लगेगी वहां से सारे नेता पहुंचेंगे दिल्ली और दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रचंड जन विरोध किया जाएगा। देश में लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जरूरत के सामान पर लगाई गई जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बातें कही है। 28 अगस्त को कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपने रामलीला मैदान में एक साथ आकर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने जा रही है। दोस्तों, राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने गुरुवार को एक वक्तव्य जारी करते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री काला जादू कर रहे हैं। 28 तारीख को हम इतना बड़ा विरोध करके दिखाएंगे कि भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री अपने काले धन वाले बयान पर वापस लौटेंगे और जनता से माफी मांगेंगे। इस तरीके का करके दिखाएंगे विरोध। वहीं पर एक और बड़ी खबर है दोस्तों कि देश के अंदर बड़े बड़े जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं उनमें से नाम आता है IIT बॉम्बे का। आप लोग जानते हैं कि IIT बॉम्बे में जाने के लिए लोग अपने दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, पेन कॉपियां घिस देते हैं और यही छात्र आज मोदी सरकार के शासनकाल के अंदर फीस बढ़ोतरी के मामले पर प्रचंड विरोध करते नजर आ रहे हैं। छात्रों के मुताबिक IIT बॉम्बे प्रशासन के द्वारा मौजूदा पोस्ट ग्रेजुएट और PhD छात्रों के लिए जहां पर 7,450 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, वहीं पर नए दाखिले के तहत पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 32,450 रुपए और स्नातक के लिए 9,950 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद लोगों ने विरोध किया है। दोस्तों, छात्रों ने बैनर पोस्टर लटकाए हैं और लिखा है कि वी चूज रेजिस्टेंस, हम इसका विरोध करेंगे। फीस वृद्धि को लेकर अब ट्विटर हैंडल से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर प्रीमियम इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे से ये खबर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि देश के अंदर जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहां पर सरकार को खर्चा उठाना चाहिए और खासकर एजुकेशन तो देश में इतने बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट में तो फ्री होने चाहिए जहां से देश का एक से एक ब्राइट माइंड निकल कर सामने आता है। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि कम दाम में एजुकेशन देना तो सरकार की पॉलिसी नहीं है। देश के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को प्राइवेटाइजेशन करना सरकार की पॉलिसी बन गई है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनको सरकार से फंड के लिए नहीं देखना चाहिए, उनको अपने फंड का जुगाड़ अपने आप करना चाहिए। यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को धक्का दिया जा रहा है और यही बड़ा कारण दोस्तों कि आज देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे के अंदर इस तरीके से फीस वृद्धि की गई है। लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि लोग डेमोक्रेटिक राइट को जानते हैं और रेजिस्टेंस को अपना ऑप्शन चुना है उन्होंने। एक और बड़ी खबर की माने तो NDTV का असर हुआ है। दोस्तों, वाराणसी के अंदर बीजेपी नेता के अवैध कब्जे से सोसाइटी की जमीन को छुड़ाया गया है, बुलडोजर चलाई गई है, लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं पर हमने गवर्नेंस करके दिखाया है। 18 महीने के शासन में भ्रष्टाचार का हम पर एक आरोप नहीं लगा। तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया कि आपकी सरकार आगे कैसी होगी तो उन्होंने बताया कि ये पहली बार हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। 18 महीने का शासन हमने दिया है, भ्रष्टाचार का एक आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा, हमने बेस्ट गवर्नेंस दिया है और इस बार गवर्नेंस और अधिक अच्छे से देंगे क्योंकि हमें एक्सपीरियंस भी हो चुका है और हमें पता है कि सरकार प्रशासन किस तरीके से चलता है। दोस्तों, अगर आप भी उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव इस बार अच्छा गवर्नेंस देंगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं पर राजनाथ सिंह ने अमित शाह को लेकर बयान देते हुए कहा कि अमित शाह को एजेंसियों ने यानी ED, CBI, NIA ने काफी तंग किया। वो जेल भी गए पर उन्होंने कभी भी राष्ट्रव्यापी बंद नहीं बुलाया। बंद बुलाते कैसे दोस्तों? देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को तो गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया था और दूसरे राज्य में वो रह रहे थे, तो हो सकता है कि गुजरात बंद करने की सोच रहे होंगे, लेकिन पता चल गया कि अब तो तड़ी पार हो गए हैं, दूसरे राज्य में उनको रहना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना प्लान हो सकता है बंद कर दिया हो या फिर बदल दिया हो। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हालांकि राजनाथ सिंह ने बयान दिया है तो आप लोग अपनी तरीके से रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की माने तो उपराष्ट्रपति वाले बयान पर नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को करारा जवाब देते हुए कहा कि जो लोग बोल रहे हैं उनको तो कुछ बनाया ही नहीं भाजपा ने। दरअसल सुशील मोदी वही नेता हैं जो इससे पहले बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दिशा और दशा दोनों तय किया करते थे, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जब से पार्टी पर अमित शाह का दबदबा हुआ है, जब से मोदी अमित शाह का राज आया है, तब से बिहार के एक समय के बड़े नेता सुशील मोदी का तो पूरी तरीके से पत्ता ही काट दिया गया है। दोस्तों, एक बिल्कुल कमजोर नेता बनाकर छोड़ दिया है और यहाँ तक कि केंद्र में मंत्री तक नहीं बनाए गए। और नीतीश कुमार पर बयान देते हुए कह रहे थे कि नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड कह रही थी कि उपराष्ट्रपति बना दीजिए, आप लोग बिहार में राज करिए। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही ये बयान सुना तो उन्होंने सुशील मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग बोल रहे हैं उनको तो कुछ बनाया ही नहीं, अब उतना बोले मेरे खिलाफ कि उन्हें फिर से जगह मिल जाए, हो सकता है इसलिए बयान दे रहे होंगे। और एक और बड़ी
अपडेट की माने दोस्तों तो शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये अच्छी बात है। देश के किसी नागरिक को अगर दूसरे देश से भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है तो वहीं पर सीबीआई ने मवेशी तस्करी मामले में वीरभूमि के टीएमसी के जिला प्रमुख अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक जांच ने आज तड़के तृणमूल कांग्रेस के अनुव्रत मंडल को घर से गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1 घंटे के पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। मवेशियों के तस्करी मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। वहीं पर दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ गए थे और देश में 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़, जिनको शपथ दिलाया है देश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और क्योंकि अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं, देश के संवैधानिक पद पर पहुंच गए हैं, तो उम्मीद है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, जो संविधान के तहत उन्हें अधिकार है कार्य करने के, बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करने के, उस निष्पक्षता का पालन करेंगे और कम से कम संविधान के इस पद की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे। दोस्तों इस उम्मीद के साथ बधाई देना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर की माने तो जो कह रहे थे कि भाजपा उनके लिए बाधक है, अब कराए जातीय जनगणना। नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा को बाधक बताते थे कि जातीय जनगणना नहीं कराया जा सकता क्योंकि बीजेपी मना कर रही है और अब करा के दिखाएं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के शपथ के बाद ओम प्रकाश राजभर ने ये चैलेंज दिया है। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव बोले, कहा प्रधानमंत्री मोदी बन सकते हैं तो नीतीश कुमार क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार के लिए ये अच्छी बात होगी, बिहार के सम्मान की बात होगी कि वहाँ से आने वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी खैरात को माना गंभीर मुद्दा, कहा इससे डूब जाती है देश की अर्थव्यवस्था। रेवड़ी कल्चर को लेकर जारी बहस के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त टिप्पणी की है। चुनावों के वक्त मुफ्त में चीजें देने के राजनीतिक दलों के वादों और मुफ्त बिजली व पानी वितरण को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मुद्दा बनाया है। शीर्ष कोर्ट ने 20 मिनट के दौरान ये बयान जारी किए हैं। 2 जज यहाँ बैठे हुए थे पीठ में जिन्होंने ये बातें कही हैं। दोस्तों कुल मिलाकर ये अच्छा खासा डिबेट है जिस पर लोग अमूमन चर्चा करते हैं कि किस तरीके के ऐलान को रेवड़ी कल्चर कहा जाएगा और किस तरीके के ऐलान को वेलफेयर स्कीम यानी लोगों की हित वाली स्कीम कही जाएगी। इस पर अच्छा खासा डिबेट है, देखते हैं क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है। वहीं पर श्रीकांत त्यागी अपडेट ये आई है कि श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज की गई। विवाद में अब मामी की एंट्री हुई है। पुलिस पर लगाया है गंदी बातें करने का आरोप। श्रीकांत त्यागी की मामी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए त्यागी की मामी ने यानी इंगला त्यागी ने श्रीकांत की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, ये आरोप लगाया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर फंगस लगे गद्दे पर जबरन लिटाया। वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर का इस्तीफा अब मंजूर किया गया है। सीएम ने गवर्नर को भेज दी है फाइल। बाबा फरीद मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर राज बहादुर का इस्तीफा अब मंजूर कर लिया गया है। डॉक्टर राज बहादुर पिछले दिनों पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ माजरा से अपमानित होने के बाद अपना इस्तीफा दे चुके हैं। दोस्तों वहीं एक और बड़ी खबर की माने तो पहलवान दिव्या का दर्द छलका, कहा पैसे के लिए लड़कों से भी कुश्ती लड़ी, केजरीवाल से मदद नहीं मिली है। भारत की विडंबना ये है कि जरूरत के मौके पर अक्सर प्रभावशाली लोग मदद के लिए आए लोगों को महरूम छोड़ देते हैं और कामयाबी मिलने पर बधाइयों का तांता लग जाता है। 7 समंदर पार बर्मिंघम में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इस बार कई खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया ने कुल मिलाकर 61 पदक जीते हैं। पदक वीरों में से एक भारत की बेटी रेसलर दिव्या काकरान का भी नाम है। पहलवान दिव्या ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। हालांकि इस जीत का रंग और भी सुनहरा हो सकता था अगर सरकारी तंत्र की ओर से दिव्या की मदद की जाती। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें बुनियादी मदद नहीं की गई। बर्मिंघम में जीतने के बाद भारत लौटने के बाद दिव्या का दर्द छलका है। उन्होंने बताया कि लड़कों के साथ भी उनको कुश्ती लड़नी पड़ी पैसे के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों देश के अंदर स्पोर्ट कल्चर को बढ़ाए जाने की जरूरत है, लेकिन बड़े बड़े खेलों में शामिल होने का सपना देखने वाले खिलाड़ियों को उनके शुरुआती दिनों में मदद पहुंचाने के लिए सरकार की स्कीम नदारत नजर आती है। लेकिन सरकार के बड़े बड़े अधिकारी और नेता मंत्री सब सामने आकर प्रकट हो जाते हैं कि हमने मदद कर दी, हमारी मदद से ये हो गया वो हो गया, लेकिन खिलाड़ियों के संघर्ष के दौरान कोई मदद की एक उम्मीद भी नजर नहीं आती। और यही बड़ा कारण है कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के दावे पर कुश्ती खिलाड़ी दिव्या ने ये बातें कही है। वहीं पर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से लेकर 2022 के बीच में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन को पहले केंद्र की राजनीति कराई गई। उनको ना तो सांसद बनाया गया, केवल एक नेता के तौर पर केंद्र में बीजेपी इस्तेमाल करते रही। लेकिन 2020 के अंदर उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब है दोस्तों कि 1.5 साल के अंदर ही मंत्री पद चला गया। शाहनवाज हुसैन दिल्ली में मौजूद थे जब नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंचे और शाहनवाज हुसैन जैसे ही पटना पहुंचे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं फ्लाइट में बैठा तो एक मंत्री के तौर पर, लेकिन अब जो लौटा हूं तो मेरा मंत्रालय भंग कर दिया गया है। यही बिहार के अंदर की रीति है, बिहार के अंदर की सियासत है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो कॉमेडियन एहसान कुरैशी ने राजू श्रीवास्तव को लेकर हेल्थ अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 से 30 घंटे के बीच में उनको होश नहीं आया है। डॉक्टर ने इंतजार करने और देखने को कहा है क्योंकि वो आईसीयू में निगरान रखे गए हैं और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और अपने चुटकुलों अपने कॉमेडी स्किल से लोगों को खुश रखे। इसी तरीके की उम्मीद करते हैं दोस्तों। आप लोग भी अपने अपने तरीके से उनके लिए दुआ जरूर मांगिएगा। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश उरी के अंदर हमला किया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों की तत्परता के बाद इस मामले पर दोस्तों कड़ी
कार्रवाई करते हुए उन सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। दोस्तों बने रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।